मेरा नाम अनुभूति है। मैं एक फूड और ट्रैवल राइटर हूँ। अम, शुरुआत हुई थी ट्रैवल राइटिंग से क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है। बचपन से पिताजी के साथ सारा देश घूमा, उसके बारे में लिखा, तो अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद छोटे बच्चों के साथ रोज़ रोज़ ट्रैवल मुश्किल है, इसलिए ट्रैवल से ज़्यादा खाना तो हम सबकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और वो चलते ही रहता है। तो इसलिए खाने के बारे में लिखना शुरू किया। छोटी छोटी बातें, छोटी जगह के बारे में, अम, वो गलियों में छोटी छोटी दुकानें जहाँ लोग रोज़ शाम को चाट खाने जाते हैं, वो जलेबी वाला जो बचपन से आपने देखा जिसके बिना आपकी संडे की सुबह नहीं होती, वो लिट्टी चोखे वाला जहाँ आप स्कूल से आते समय रुक के लिट्टी चोखा खाते थे। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं लाइफ में, लेकिन हम कई बार इनके बारे में काफ़ी बात नहीं करते। तो वहीं से मैंने शुरुआत की। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटे शहरों की जहाँ मैं पली बड़ी हूँ, लखनऊ, कानपुर, बरेली, फ़तेहगढ़, इलाहाबाद, ऐसी छोटी जगहों में जहाँ हमारा ज़्यादातर देश के लोग रहते हैं, उसकी छोटी छोटी कहानियों के बारे में क्यों नहीं बात की जाए। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी फैंसी चीज़ों के बारे में बात करें। तो बस उधर से ही शुरुआत हुई मेरी राइटिंग की। अभी मैं बहुत कुछ लिखती हूँ, पर कोशिश करती हूँ कि यूपी के खाने के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकूँ, क्योंकि अगर आपको अभी आप कभी यूपी गए हैं या यूपी का खाना खाया है या उसके बारे में सुना है, तो आपको पता होगा कि देश के हर और जगहों की तरह यूपी का खाना भी स्पेशल है। उसमें अपना एक स्वाद है, अपनी एक खुशबू है, अपना एक उसका एक अपना सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जोग्राफिकली, हिस्टोरिकली बताना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश एक समय में यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। अंग्रेज़ों के ज़माने में उत्तर प्रदेश एक समय में, और शायद अभी भी, डेटा मेरे पास नहीं है, पर शायद सबसे उपजाऊ ज़मीन है वहाँ की, क्योंकि वहाँ गंगा है, जमुना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ हैं। वहाँ हिमालय का तराई रीजन है जो अब काफ़ी कुछ उत्तराखंड में चला गया है। वहाँ पे बिहार से सटा हुआ और नेपाल से सटा हुआ ईस्टर्न पार्ट है जहाँ गोरखपुर है, बनारस है, बलिया है। दिल्ली से सटा हुआ, हरियाणा से सटा हुआ मेरठ है, गाज़ियाबाद है, आगरा, मथुरा, जिसमें बहुत ज़्यादा मुग़ल और इस्लामिक इन्फ्लुएंस रहा है। और साउथ में थोड़ा सा हमारे पास पठारी इलाका है जहाँ पे बुंदेलखंड माना जाता है, जहाँ डाकू थे, फूलन देवी भी वहाँ की थी। और सेंटर में जो उत्तर प्रदेश का दिल है, हिंदुस्तान का दिल तो उत्तर प्रदेश है, और उसका दिल है हमारा अवध, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। लखनऊ, कानपुर, फैज़ाबाद, ये पूरा इलाका जो नवाबों के अंडर पिछले 1-1.5 साल से था, उस 1-1.5 साल पहले, और उसके पहले अगर आप थोड़ा भी हिंदू माइथोलॉजी जानेंगे तो मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, इलाहाबाद, बनारस, शायद हमारे पुराणों में, हमारे एपिक्स में जितनी भी इम्पॉर्टेंट शहर हैं सब वहाँ हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रीज़न फॉर मी फॉर द प्राइड दैट आई हैव इन माई स्टेट। तो थोड़ी सी हिस्ट्री तो थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन खाने के बारे में अगर सोचें तो उत्तर प्रदेश के खाने में 3 बेसिक इन्फ्लुएंसेस हैं। एक तो हमारी सदियों पुरानी जो पौराणिक इन्फ्लुएंस है, जिसमें आयुर्वेद है, जिसमें साग सब्ज़ी का इस्तेमाल है, जो वहाँ का आम आदमी अभी भी जिस तरह से वो खाते पीते हैं या उनका घर चलता है। फिर एक बहुत ज़्यादा मुग़ल और नवाबी इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि पिछले 200-300 साल से इस्लामिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि सारे इन्वेडर्स ज़्यादातर इस्लामिक थे। और मुग़ल्स गंगा के साथ साथ जब वो आगरा तक गए, फिर नीचे इलाहाबाद तक गए, और अकबर ने यूपी में बहुत सारा टाइम बिताया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया इलाहाबाद में, स्पेशली उन्होंने ही उसका नाम इलाहाबाद रखा। इसी तरह आगरा के बगल में एकदम मथुरा सटा हुआ है, तो आगरा में ऑफ कोर्स मुग़लों की राजधानी है, तो बहुत सारा मुग़ल इन्फ्लुएंस है। उसके बाद थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ब्रिटिश भी है, क्योंकि गंगा एक बहुत मेजर नदी है नॉर्थ इंडिया की, और ब्रिटिश ने उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और अच्छे से इस्तेमाल किया फॉर नेविगेशन। जब वो
दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली भी आए तो अलोंग द रिवर आए, और रास्ते में उन्होंने यूपी में भी बहुत बड़े बड़े शहर बसाए। इलाहाबाद उनमें से एक है, कानपुर उनमें से एक है, बनारस तो टाइम से भी पुराना माना जाता है। उसके अलावा देन नवाब आ गए। नवाबों की मैं कहीं पढ़ रही थी कि नवाबों की शुरुआत तब हुई जब मुग़लों का पतन शुरू हो गया। व्हेन मुग़ल स्टार्टेड टू लूज़ देयर ग्राउंड इज़ व्हेन नवाब्स स्टार्टेड टू डू वेल। सो नवाब एक्चुअली मुग़लों का एक ऑफशूट है। पहले वो फैज़ाबाद में थे, पर धीरे धीरे वो लखनऊ की तरफ आए। फिर लखनऊ फैज़ाबाद ऑलमोस्ट उजड़ गया, अभी तो वो इट्स नोन फॉर अदर थिंग्स, और लखनऊ नवाबी शहर बन गया। नवाबों ने उसको इतना सुंदर बनाया कि वो रोम से और पेरिस से कंपेयर होता था एक ज़माने में। और अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा, मेरा शहर है। मैंने वहाँ बहुत अच्छे अपने बचपन से हमेशा बहुत सारा समय बिताया है। और वहाँ के खाने की हम स्पेशली लंबी बात करेंगे, क्योंकि लखनऊ का खाना बहुत स्पेशल है, ये नहीं कि बाकी जगहों का नहीं है। तो इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इन सब में मुग़ल ब्रिटिश नवाबों का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है। बनारस इलाहाबाद में उसके भी पहले का इन्फ्लुएंस है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, उनकी बात थोड़ी बहुत करेंगे। इसीलिए इलाहाबाद और बनारस की तरफ ज़्यादा सात्विक खाना यूज़ होता है, ज़्यादा पक्का खाना यूज़ होता है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मांस मछली का बहुत कम इस्तेमाल होता है आम आदमी के लिए। लेकिन वही चीज़ बदल जाती है जब आप आगरा और लखनऊ की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ का बहुत सारा कल्चर है, उन्होंने बहुत इनरिच किया हमारे कल्चर को, और इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज मच एज एनीथिंग एल्स। जोग्राफिकली जैसे मैं पहले बोल रही थी कि उत्तर प्रदेश के 4-5 टुकड़े किए जा सकते हैं। एक जो बिहार और नेपाल से सटा हुआ इलाका है, जहाँ का खाना बहुत ज़्यादा बिहार से भी मिलता जुलता है। वहाँ लहसुन और हरी मिर्ची का इस्तेमाल होगा, लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल होगी। वहाँ के छौंक बघार अलग होंगे, वहाँ कच्चा कड़वा तेल ज़्यादा यूज़ होगा, सरसों का तेल। अगर आप वेस्ट यूपी में आ जाते हैं, आगरा मथुरा की तरफ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिल्ली जैसा खाना आपको मिलेगा। वहाँ की चाट अलग है, वहाँ के कचौड़ी अलग हैं, वहाँ की जलेबी का स्वाद अलग है। अगर आप नॉर्दर्न यूपी में जाते हैं, जो कि अब बहुत कुछ उत्तराखंड हो गया है, वहाँ का खाना एकदम अलग है। वहाँ पे लोकल साग सब्जियाँ, वहाँ पे चावल उगता था बासमती, पहले उत्तर प्रदेश का चावल माना जाता था, क्योंकि वो जो तराई है प्लेन्स और हिमालय के बीच की जो जगह, देहरादून की तरफ और बरेली की तरफ, उधर बासमती, बेस्ट बासमती वहाँ उगाया जाता है आज भी। फिर सेंटर की बात आ गई, तो सेंटर में जैसे हमने कहा, सेंटर में बहुत सारा नवाबी खाने का इन्फ्लुएंस है। वहाँ बहुत सारा मुस्लिम इन्फ्लुएंस है। वहाँ गंगा के साथ में जो सब्जियाँ उगती हैं, फल उगते हैं, अमरूद के बाग, आम के बाग, मलिहाबाद के बाग, दशहरी के बाग, तो वो और हर जगह का अपना एक छोटा माइक्रो क्लाइमेट है। वहाँ की अलग मिट्टी है, जमुना की मिट्टी के साथ मिट्टी का और क्लाइमेट का एकदम अलग रिज़ल्ट होता है, वही रिज़ल्ट गंगा के साथ अलग होता है। तो इस तरह से हम उत्तर प्रदेश को 4-5 जोन्स में बांट सकते हैं। अभी जोन्स समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जब हम बात करते हैं मैं कोशिश करूँगी जोन्स के बजाय शहरों की बात करूँ। तो उसके लिए मैंने सोचा कि शुरू करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं। तो ईस्ट में क्या होगा, एक बड़ा शहर जो ईस्ट में जो सबसे पुराना शहर है वो है बनारस। तो बनारस की तो सब बनारस के बारे में जानते हैं, बनारस नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट कहा जाता है दैट बनारस इज़ ओल्डर देन टाइम। 2, 2.5, 3, 3.5 हज़ार साल पहले बनारस भी था। बनारस शंकर जी की नगरी है, तो वहाँ भांग भी है और वहाँ साधु भी हैं, और वहाँ का खाना एकदम ही अलग है। जैसे मैंने बोला, बहुत सात्विक है वहाँ का खाना, पर बड़ा इंटरेस्टिंगली वहाँ पे देश के बाकी खानों के भी बहुत झलकियाँ हैं, क्योंकि बनारस में सदियों से लोग आ रहे हैं अपने बहुत एक वहाँ की मान्यता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि अगर आप
बनारस में जाके मरें या आपकी मृत्यु बनारस में हो तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इस इस अ, इस ट्रेडिशन के चलते बहुत सारे लोग बनारस आके रहने लगते थे और वो देश के चारों कोनों से आते थे। उनके साथ उनका छोटा छोटा खाना भी आता था। कल मैं अगेन कहीं पढ़ रही थी कि बनारस में ये जो स्ट्रीट फूड आजकल हमने मॉडर्नाइज करके इसको बोलना शुरू कर दिया है, एक्चुअली वो स्ट्रीट फूड नहीं है। बनारस का खाना जब छोटे छोटे घर बनने लगे, धर्मशालाएं बनने लगी, साउथ इंडिया से, बंगाल से, गुजरात से, सारे देश से लोग आने लगे, या तो वहाँ रह के मोक्ष की खोज में, या अपने पिताजी की या पुरखों की अस्थि विसर्जन के लिए, तो उनको खाने की ज़रूरत पड़ने लगी। अब लोग अपने साथ खाना तो नहीं ला सकते महीने भर का, तो उसके लिए कई बार लोकल लोगों ने अपने घरों के चबूतरे पे खाना बनाना शुरू कर दिया, या अंदर चौके में बनता था और बाहर आना शुरू हो गया। और उस खाने को जब लोग गंगा नहा के आते थे अपना काम पूरा करके, पूजा पाठ, अस्थि विसर्जन या जो वहाँ रह भी रहे, उस खाने को, वो बनारसी खाना बन गया धीरे धीरे। अब उस खाने की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वो खाना अगर आप देखेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, कोई भी टीवी पे तो आजकल बहुत कुछ आता है, यूट्यूब पे भी बहुत आता है, वो सारा खाना तला हुआ खाना होता है। हर चीज़ कढ़ाई में तली हुई होगी, पूड़ी होंगी, कचौड़ी होंगी, समोसे होंगे, जलेबियाँ होंगी, मिठाइयाँ होंगी। और उसका कारण ये है कि ट्रेडिशनली उत्तर प्रदेश में, एंड आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया में, एक जूठे का रिवाज माना जाता था कच्चे पक्के खाने का। तो उसमें ये होता था कि अगर आपके घर में, अगर आप घर के बाहर खा रहे हैं, पहली बात तो आप खाएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप घर के बाहर खा रहे हैं तो आप दाल रोटी, दाल चावल, इस तरह की चीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि वो कच्चा खाना माना जाता है, वो अशुद्ध खाना होता है, क्योंकि वो उसमें छौंक नहीं लगता। तो उसका बेसिक प्रीमाइस ये है कि जो खाना छौंक के बनता है या तल के बनता है, वो पक्का खाना है, वो शुद्ध खाना है, वो आप भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो कभी भी भोग में दाल चावल नहीं चढ़ेगा नॉर्थ इंडिया में, कम से कम उत्तर प्रदेश में। लेकिन भोग में पूड़ी चढ़ सकती है, भोग में हलवा चढ़ सकता है, भोग में मिठाई चढ़ सकती है, भोग में कचौड़ियाँ चढ़ सकती हैं। तो इसी तरह का अगर आप देखें तो बनारस में सारा खाना जो अभी आपको मिलेगा, या जो वहाँ का ट्रेडिशनल खाना फेमस है, वो सारा तला हुआ खाना होगा, पूड़ी होगी, कचौड़ी होगी, मिठाई होगी, एक वो लाइन होगा। दूसरा वहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी जो है लस्सी या फिर ठंडाई। ठंडाई का तो सीधा सीधा शंकर जी के भक्तों से रिलेशन है। कहा जाता है कि बहुत से लोग शंकर जी की आड़ में अपना नशा करने के लिए आराम से भांग पीते हैं वहाँ। अब वो क्या सच है क्या नहीं, मैंने कभी भांग पी नहीं है अभी तक, तो आई कांट टेल दैट। लेकिन हाँ, तो एक ठंडाई और लस्सी का वहाँ बहुत बहुत चलन है। दूध की चीज़ें बनारस की बहुत फेमस हैं। इनफैक्ट बहुत दिनों पहले, बहुत सालों पहले मेरी पुष्पेश पंजीत से बात हुई थी। मैं लखनऊ के ऊपर एक स्टोरी लिख रही थी, और लखनऊ, जब हम लखनऊ में आएंगे तो हम लखनऊ की बात करेंगे, लखनऊ के मलाई पान के बारे में। और उन्होंने कहा था कि लखनऊ का मलाई पान फेमस है, लेकिन वो वहाँ बनारस से आया। तो ये है बनारस का खाना। बनारस के खाने में बहुत मिठाइयाँ हैं, दूध का बहुत इस्तेमाल है, हर सीज़न में अलग तरह की मिठाई बनेगी। गर्मी में आपको गर्मी की मिठाइयाँ, हल्की मिठाइयाँ मिलेंगी, लौकी का हलवा, लौकी की बर्फ़ी। सर्दियों में आपको ज़्यादा गाढ़ी, ज़्यादा हैवी चीज़ें मिलेंगी जो आपको गर्म रखे, थोड़ा बादाम पिस्ते पड़े होंगे उसमें। ठंडाई गर्मियों में मिलेगी, सर्दी में आपको गर्म दूध मिलेगा। सर्दी में एक और चीज़ बनारस में मिलती है जो लखनऊ में भी मिलती है, जो कानपुर में भी मिलती है, और मुझे पता नहीं अगर किसी ने यहाँ सुना है उसको। कोई कहता है मलाइयो, कोई कहता है मक्खन मलाई, नाम हज़ारों हैं। दिल्ली में उसका एक और वर्जन मिलता है जिसको बोलते हैं दौलत की चाट। लेकिन बात एक ही है, वो दूध को रात भर ओस में रख के फेंट के उसके ऊपर का जो चिकनाई होती है वो एक पतला सूफले जैसा बन जाता है, मूज़ जैसा बन जाता है। उसको इकट्ठा करके उसके ऊपर थोड़ी सी चीनी और मेवे डाल के उसको बनाया जाता है। कभी ये हमारा ईस्ट का खाना है। ईस्ट में सबसे बड़ा शहर बनारस है, वहाँ पे ज़्यादातर खाना, घरों का खाना बहुत अलग है बनारस में, लेकिन ज़्यादातर खाना वहाँ भी सात्विक है। इनफैक्ट यूपी के घरों के खाने की एक बहुत
अच्छी बात है, और शायद इसलिए यूपी के खाने की ज़्यादा कोई बात नहीं करता, कि वहाँ का खाना बहुत साधारण है, आम आदमी का खाना है। दिन में दाल चावल, एक सब्ज़ी बनती है। जिस किसी किसी घर में दाल रोटी चावल और सब्ज़ी बनती है, जिनके पास शायद थोड़ा ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा हैसियत है। और वहाँ के लोग भी इतने सीधे साधे हैं कि उससे ज़्यादा उनको कुछ चाहिए नहीं। शाम को निकलेंगे, थोड़ी चाट खा लेंगे, घर रात को थोड़ी मिठाई लेके आ जाएंगे। दैट्स ऑल दे नीड। और इसीलिए शायद खाने की बातें कम होती हैं यूपी की, क्योंकि वहाँ पे कोई राजसी खाना नहीं है। वहाँ पे राजस्थान जैसा खाना नहीं है जिसमें बहुत मांस मछली तेल, जिसमें सोना चांदी की चीज़ें पड़ी हों। वहाँ बहुत राजा नहीं थे कभी, जो थे वो बहुत सालों पहले थे, उसके बाद सिर्फ मुग़ल और नवाब आए। यही बात इलाहाबाद के खाने की भी है। इलाहाबाद का खाना, इलाहाबाद भी थोड़ा ईस्ट की तरफ ही मानिए आप, क्योंकि वो सेंटर से थोड़ा अलग है। इलाहाबाद के खाने की बात करूँ तो शायद मुझे सबसे पहले समोसा और गुलाब जामुन की बात करनी पड़ेगी, और उससे ज़्यादा ज़रूरी शायद इस वक्त मेरे लिए कुछ नहीं है। हम इलाहाबाद रहे हैं थोड़े दिन, और हमारे परिवार के इलाहाबाद से बहुत कनेक्शन है। इलाहाबाद को पढ़े लिखे लोगों का शहर माना जाता है। एक समय में वहाँ नेहरू परिवार, अमिताभ बच्चन जी का परिवार, बहुत सारे बड़े परिवार जो देश भर में फ़ेमस हैं, इलाहाबाद से आए थे। अंग्रेज़ों ने उसको बहुत डेवलप किया। उसके पहले अकबर ने उसको डेवलप किया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसको डेवलप किया। तो इलाहाबाद की एक चीज़ जो मैं आपको दिखाती हूँ जो बहुत मशहूर है। ओके, सो आई एम होपिंग कि आप लोगों को दिख गया। ये इलाहाबाद के मशहूर अमरूद हैं। अमरूद के बाग यहाँ पे मुग़लों ने लगवाए थे। आई थिंक अकबर ने लगवाए थे, क्योंकि अमरूद उनको पसंद थे। अमरूद ब्राज़ीलियन फ्रूट है, लेकिन इलाहाबाद में स्पेशल अमरूद होते हैं। उनका इलाहाबाद का जो माइक्रो क्लाइमेट है, वो अमरूद के लिए बहुत सूटेबल है। इलाहाबाद के थोड़ा सा बाहर की तरफ ये लाल फ्लैश वाले स्पेशल अमरूद होते हैं। अगर आप इलाहाबाद के थ्रू कभी ट्रेन से जाएंगे दिल्ली की तरफ से, अगर आप कभी भी कलकत्ता की तरफ जाएं तो इलाहाबाद हमेशा रास्ते में पड़ेगा। और वहाँ के जो अमरूद हैं वो एकदम रेड फ्लैश होता है, उसके अंदर ऊपर से पीले होंगे, देखेगा लगेगा अरे कितने बासी से हैं, लेकिन आप अंदर खोलोगे तो वो एकदम अलग चीज़ है। वो एक इलाहाबाद की खासियत है। पर उससे ज़्यादा पर्सनली मुझे गुलाब जामुन और समोसे वहाँ के पसंद हैं, स्पेशली क्योंकि आज भी इलाहाबाद में समोसे और गुलाब जामुन कोयले पे बनाए जाते हैं। ये एक प्रथा है जो शायद सभी शहरों में जहाँ अब हमारा जाना आना होता है वहाँ बंद हो चुकी है। बनारस में बहुत समय से गई नहीं तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इलाहाबाद में जो धीमी आंच पे कोयले पे अभी भी समोसे बनते हैं। और मैं दाल के समोसों की बात नहीं कर रही हूँ, उस पर हम बाद में आएंगे। कैन हैव माय फ़ोन। लेकिन मैं नॉर्मल आलू के समोसों की बात कर रही हूँ। वो जो समोसे बनते हैं वो छोटे होते हैं, हमारे इतने बड़े बड़े समोसों जैसे नहीं होते, और उसके अंदर का आलू भयानक मसालेदार होता है। भयानक भी एक उत्तर प्रदेश का शब्द है, जो हम शायद वहाँ के शायद धीमी आंच पे पकने की बात है, या वहाँ के दूध में कुछ स्पेशल है, या जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि हर थोड़ी देर में हवा पानी बदलने से खाने का स्वाद बदलता है, भाषा बदलती है, शायद उसका स्वाद है। इनफैक्ट मेरी एक फ्रेंड हैं, बहुत मशहूर राइटर हैं, उन्होंने ये किताब भी लिखी है उत्तर प्रदेश के खाने के ऊपर, संगीता जी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो बनारस की हैं, कि इलाहाबाद में काले रसगुल्ले, गुलाब जामुन को भी रसगुल्ला कहते हैं, और इलाहाबाद और बनारस के बीच इंडिया के बेस्ट रसगुल्ले मिलते हैं। वो मुझे अभी करना है, रसगुल्ले नहीं गुलाब जामुन, जिनको वो लोग रसगुल्ला कहते हैं, वो मुझे अभी करना है। वो मैं अभी तक मैं कर नहीं पाई हूँ, लेकिन वो न खा के भी, जो अगर आप गुलाब जामुन खाना है आपको, तो आपको इलाहाबाद में ही खाना चाहिए। एकदम ठोस, छोटे, खालिस खोए के गुलाब जामुन, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उठाते समय ही वो एकदम ढेर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इलाहाबाद में, और फिर इलाहाबाद की चाट नमकीन, चाट नमकीन से ये याद आया कि उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो दो चीज़ों की बात होती है, चाट और नमकीन, चाट की और कबाब की। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कबाब और बिरयानी और चाट के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है।
काफ़ी सच है ये बात, लेकिन पार्शली सच है। चाट इलाहाबाद की एकदम अलग है लखनऊ की चाट, कानपुर की चाट, बनारस की चाट से। इलाहाबाद की टिक्कियाँ छोटी होंगी, उनके अंदर कुछ भरा नहीं होगा। लखनऊ की टिक्कियाँ बड़ी होंगी, उनके अंदर मटर भरी होगी। तो चाट इलाहाबाद की बहुत फेमस है। वहाँ पे एक गली है, लोकनाथ गली। कहा जाता है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंस के पहले बच्चन परिवार, नेहरू परिवार, बड़े बड़े क्योंकि इलाहाबाद में हाई कोर्ट था यूनाइटेड प्रोविंस का, अभी उन्होंने 100 इयर्स सेलिब्रेट किए हैं 2 साल पहले। सारे बड़े बड़े नामी गिरामी परिवारों के लोग आते थे। लोकनाथ की गली में पहले चाट खाई जाती थी, फिर थोड़ी सी मिठाई, खुरचन एक दूध को पका पका के रबड़ी जैसी मिठाई बनाई जाती है, इलाहाबाद की बहुत फेमस है। फिर थोड़ी सी फ्रूट क्रीम, फिर थोड़ी कचौड़ी, तो पूरी शाम ऐसे ही गुजरती थी, जिसको कलकत्ता में अड्डा कहते हैं, उसी तरह का कुछ। और पूरी शाम आप खाते पीते बताते थे, पर उस खाने पीने के बीच इंडिपेंडेंस की भी बातें होती थी, और लिटरेचर की भी बातें होती थी, और लॉ की भी बातें होती थी। तो वो इलाहाबाद है फॉर मी। हैविंग स्पेंड सम टाइम इन दैट सिटी, मेरे लिए इलाहाबाद इज़ ऑल दैट। इलाहाबाद इंसिडेंटली क्योंकि अंग्रेज़ों का एक इम्पॉर्टेंट शहर था, इलाहाबाद इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज़ जहाँ पे एक फ़ाइन डाइनिंग फैंसी रेस्टोरेंट खुला था। 1950s की बात है। अगर आप में से कोई इलाहाबाद का है तो आप उसके बारे में जानते होंगे। एल चिको नाम का रेस्टोरेंट है, सिविल लाइंस इलाहाबाद की जो मेन सड़क है, हाई स्ट्रीट कह लीजिए, वहाँ पे है। करीब 50 साल से ज़्यादा हो गए। एक ही परिवार का रेस्टोरेंट है मेरा। मैं उनको काम के सिलसिले में उनसे मिलना जुलना हुआ, बहुत अच्छे लोग हैं। और उस रेस्टोरेंट में मुझे बताया जाता है एक समय में बॉलरूम डांसिंग होती थी। तो वो चीज़ जो इलाहाबाद में 50 साल पहले होती थी, जो शायद आज भी यूपी में कहीं और नहीं होती हो, दैट इज़ इलाहाबाद फॉर मी। लखनऊ के खाने की बात एकदम अलग है। लखनऊ में एक कहावत है, अगर आप कभी लखनऊ गए हैं ट्रेन से या बस से, एयरपोर्ट पे तो मुझे नहीं पता अगर लिखा है, तो वहाँ घुसते साथ आपको लिखा मिलेगा, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। और वो पढ़ के चाहे आपको खुशी हो या ना हो, वो पढ़ के आपको हमेशा खुशी होगी और आप मुस्कुराने लगेंगे। ये बात मैंने जब नोटिस की थी तो शायद मैं 6-7 साल की थी। हम कानपुर में रहते थे, हमारी नानी लखनऊ में रहती थी, और हम लखनऊ अक्सर आते जाते थे। ऑफ कोर्स लखनऊ और कानपुर का डिस्टेंस 1 घंटे का है। खाना एकदम अलग है, लेकिन तहज़ीब एकदम अलग है, लेकिन लोग एकदम अलग हैं, लेकिन पर उसकी बात बाद में करेंगे। तो लखनऊ जाते ही मुस्कुराने की तो कारण बहुत सारे हैं, पर सबसे बड़ा कारण वहाँ का खाना है। हम लोग जब वहाँ पहुँचते हैं, अब तो गाड़ी से जाने लगे हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, हम सबसे पहले जाते हैं टुंडे। चाहे घर में कुछ भी बना हो, हमें टुंडे कबाबी के यहाँ जाना ही जाना है। और सबसे पहला खाना हमारा मील लखनऊ में वही होना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि आप घर जा रहे हो 6-8 महीने बाद, साल भर बाद, आप मम्मी माँ का बनाया हुआ खाना नहीं खाओगे, पिताजी जो लेके आए वो नहीं खाओगे, लेकिन आप सबसे पहले कबाब खाने जाओगे। मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जितने साल मैं लखनऊ में रहती थी उतने साल मैं वेजिटेरियन थी, तो मैंने कभी कबाब खाए ही नहीं थे, वो गली में मैं गई ही नहीं थी। लेकिन आई हैव टू मेक अप फॉर ऑल द लॉस्ट टाइम, सो एवरी टाइम आई गो देयर आई हैव टू गो एंड ईट। सो सबसे पहले देवाशीष और मैं, मेरे हस्बैंड का नाम देवाशीष है, सबसे पहले बच्चों को छोड़ा, सामान वामान छोड़ा और भागे। सबसे पहले जाके 4-6 कबाब खाए। पराठा कभी खाया या नहीं खाया, क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी होता है, मैदे का होता है, डालडा में बना होता है, हम लोगों को अब आदत नहीं है वो खाने की। लेकिन आधा पराठा तो खाना ज़रूरी है, वो खाया। उसके बाद 4 कदम की दूरी पे वहाँ प्रकाश कुल्फ़ी है। प्रकाश कुल्फ़ी भी 1950s या 40s की दुकान है। प्रकाश कुल्फ़ी इज़ नॉट अ यूपी थिंग। कुल्फ़ी शायद दिल्ली में सबसे पहले बनी थी, फिर आगरा, दिल्ली के आसपास, क्योंकि वो मुग़लों की लाई हुई चीज़ है, मुग़लों के ज़माने की चीज़ है। लेकिन लखनऊ में प्रकाश कुल्फ़ी हमें अभी भी याद है, बचपन की जिंगल मैं गा के नहीं सुनाऊंगी, आई एम वेरी टेम्पटेड टू, बट आई विल नॉट। रेडियो पे ऐड आता था और एक ही दुकान होती थी वो अभी भी छोटी सी दुकान है। बाहर बैठ के 2 आदमी एक बड़े एल्युमिनियम के मटके में, छोटे छोटे एल्युमिनियम के डब्बों में कुल्फ़ी होती है, और वो अभी भी हाथ से हिला हिला के उसको जमाई जाती है। तो उसमें नमक होता है
और गाढ़ा दूध होता है जो कुल्फ़ी के सांचों में होता है। सांचे आटे से बंद किए जाते हैं और उसमें 2 लोग परमानेंटली वो डब्बा हिलाते रहते हैं। ना कुल्फ़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रकाश वालों की ये है कि वो बताते हैं कि कुल्फ़ी कुल्फ़ी होती है, कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं होती। तो हमें सेकंड स्टेप है वो कुल्फ़ी खाना एकदम रबड़ी के जैसी। उसके साथ फ़ालूदा होता है, एक केसरी फ़ालूदा, एक प्लेन फ़ालूदा। तो ये हमारा पर्सनल खुशी लखनऊ में जाके मुस्कुराने का कारण सबसे पहला ये है। लखनऊ की शामें, अगर आप कभी लखनऊ के बारे में पढ़ा हो तो लखनऊ की शामों में 2 एलिमेंट हैं। कुछ लोगों की लखनऊ की शामें कबाब के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन हम तो कबाब पहले ही खा लेते हैं। और कुछ लोगों की शामें घूमती हैं चाट के इर्द गिर्द। तो लखनऊ में जाके अक्सर हम घर में खाना खाते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर आपने दिन में कबाब खा लिया, फिर आप जाके सो गए, फिर आप शाम को उठ के समोसा खा लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है शाम को खाना। आज अनफॉर्चुनेटली समोसे नहीं मिल सकते यहाँ, लेकिन आप बना सकते हैं समोसे, बहुत आसान होता है समोसे बनाना। फिर शाम को निकले, अब क्या करें, कुछ तो करने को नहीं है, घर पे आए हैं तो थोड़ा टहल आते हैं। टहलने का मतलब लखनऊ में है कि 2-4 पानी के बताशे, एक आलू की टिक्की, थोड़ी सी मटर, वो हमारा शाम का टहलना होता है। तो वो है लखनऊ, जो मैंने आपको जैसे बोला, लोग लखनऊ में चाट और कबाब को ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। वो बात अपनी जगह काफ़ी सही है, क्योंकि सबसे स्पेशल वहाँ की चाट और कबाब है। इस बात में मैं एक बात आपको बताऊँ पर्सनल, कि मैं 20 साल से लखनऊ के बाहर हूँ, लेकिन मैं लखनऊ के अलावा कहीं चाट नहीं खाती हूँ, छूती भी नहीं हूँ। अनुभव ने मुझे दिल्ली की एक दुकान की चाट की आदत लगवा दी है, जहाँ मैं शायद साल में एक बार चली जाती हूँ। लेकिन अगर चाट है तो लखनऊ की है, पानी के बताशे तो आई विल नॉट ईट एनीवेयर एल्स। सो that is what Lucknow is, and that is why it is so famous and popular. So it's absolutely true that लखनऊ जैसी चाट कहीं नहीं मिलती, चाहे वो पानी कहिए आप, चाहे वो हवा कहिए आप, चाहे वो लोगों के हाथ का स्वाद या प्यार कहिए आप। लेकिन लखनऊ में बहुत कुछ और मिलता है। लखनऊ में मिठाइयाँ मिलती हैं जो जैसी कहीं और नहीं मिलती। लखनऊ में जैसे मैं पान की गिलौड़ी की बात कर रही थी, एक पान के शेप की मिठाई होती है, मलाई का पान कहते हैं उसे। समझ लीजिए आप मलाई लेके उसको पान के शेप में मोड़ दीजिए और उसमें छोटे छोटे नट्स, थोड़ी सी मिश्री। लखनऊ के खाने में बहुत नज़ाकत है, तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें होंगी। जैसे दिल्ली में आप किसी भी चीज़ में देखें तो दिल भर के उसमें नट्स पड़े होंगे, उसमें मेवे होंगे, किशमिश होगी, पर लखनऊ में हर चीज़ थोड़ी सी होगी, और उस थोड़े से का ही मज़ा है। हमारे यहाँ हमारी नानी दादी कहती थी कि ज़्यादा डाल के तो सब अच्छा बना लेते हैं, थोड़ा डाल के खाना बनाना इज़ द स्किल। कोशिश करती हूँ मैं वो करने की, बट ऑफ कोर्स मलाई की गिलौड़ी नहीं बना सकती। जब मलाई की गिलौड़ी खाने का मन होता है तो मलाई चीनी खा लेती हूँ। तो मलाई की गिलौड़ी बहुत फेमस है लखनऊ की। समोसे लखनऊ जैसे, इलाहाबाद के समोसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लखनऊ के समोसों की एकदम अलग बात है। लखनऊ में एक दुकान है शर्मा जी की चाय। 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक उनको कोई नहीं जानता था, सिर्फ लखनऊ वाले जानते थे। अभी थैंक्स टू सोशल मीडिया वो जो दुकान एकदम दिल्ली के करीम जैसे हो गई है, वहाँ जाके कभी आपको 45 मिनट से पहले समोसा और चाय नहीं मिलेगा। कभी कभी गुस्सा आता है कि हमारे शहर में इतनी भीड़ होने लग गई है कि हमें ही खाना नहीं मिलता, लेकिन अच्छी बात है, मुझे लगता है कि लोगों को हमारे शहर के बारे में पता चल रहा है। लखनऊ के फिर खस्ते कचौड़ी बहुत फेमस हैं। सुबह सुबह उठ के लोगों को जलेबी और दही चाहिए, और उसके साथ, अब वो बहुत मीठा है तो उसके साथ बैलेंसिंग के लिए कुछ चाहिए, तो खस्ता और कचौड़ी चाहिए। तो खस्ता, वहाँ का खस्ता मोटा होता है, वो पान पूड़ी वाला कचौड़ी नहीं होती। पूड़ी वाली कचौड़ी मिलती है हमारी बनारस में मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है। पूड़ी वाली कचौड़ी लखनऊ में भी मिलती है, बस सुबह जो खाया जाता है वो क्रिस्प वाला खस्ता होता है, उसके साथ एक सूखी आलू की सब्ज़ी खाते हैं। वो खाने के बाद भी नींद आती है, तो सोना ज़रूरी होता है। जब आप वो सब खा लें तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अभी आप 2 दिन हो गए आपको आए हुए, अभी तक आपने खस्ता खा लिया, कबाब खा लिया, पर आप बिरयानी कब खाएंगे? तो दोपहर में अक्सर लोग निकल जाते हैं इद्रिस के तरफ, चौक की तरफ बिरयानी खाने। लेकिन लखनऊ में बहुत ज़्यादा वेजिटेरियंस भी हैं। मैं खुद वेजिटेरियन पली बड़ी हूँ, और लखनऊ के घर का खाना, आम आदमी के घर का खाना, अगर वो मीट ईटिंग लोग हैं भी, नॉन वेजिटेरियन खाते भी हैं, तो भी महीने में 28 दिन वेजिटेरियन खाना बनता है। अरहर की दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी,
एक सूखी सब्ज़ी। रात को अक्सर पराठा और सब्ज़ी बनता है, रात को अक्सर दाल नहीं बनती। इसका भी वही कारण है जूठे का और कच्चे पक्के का, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो हाँ, लखनऊ के खाने में यही सब है, मिठाइयाँ हैं। और लखनऊ, किसी ने मुझे बोला है शर्मा जी की चाय बन मक्खन समोसा, बिल्कुल उसी की बात करी थी मैं। और कोई मुझे टोकरी चाट की भी बात कर रहा था। तो टोकरी चाट की एक छोटी सी बात के साथ हम लखनऊ ख़त्म करके आगरा की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे, मैं, मेरे भाई बहन, मेरा एक भाई है एक बहन है, और हम लखनऊ रहे तो 5-6 साल थे, पर आते जाते पैदाइशी थे क्योंकि हमारी नानी का घर था और बहुत रिश्तेदार रहते हैं वहाँ। तभी तभी ये बास्केट चाट और टोकरी चाट का चलन वहाँ शुरू हुआ था। तो आलू के लच्छों से एक कटोरी में तल के एक बास्केट जैसी बनाई जाती है और उसमें बहुत कुछ डाला जाता है। लेकिन उस वक्त, मैं 90s की बात कर रही हूँ, उस वक्त ये चाट एक किसी भी आम आदमी के बजट के बाहर थी। आज भी लखनऊ के आम आदमी के बजट के बाहर है वो। हम लोग दिल्ली से जाते हैं, बॉम्बे से जाते हैं, विदेशों से आते हैं, तो हम लोग खाते हैं। पर्सनली आई डोंट ईट इट। लेकिन जो आम आदमी है वो एक 120 रुपये की चाट या 100 रुपये की चाट नहीं खा सकता। वहाँ के आम आदमी 20 रुपये की आलू की टिक्की, 10 रुपये के गोलगप्पे खा के, पानी के बताशे खा के, 25 रुपये का दही बड़ा खा के बहुत खुश होते हैं। लेकिन हाँ, लखनऊ की बास्केट चाट बहुत मशहूर हो गई है पिछले कुछ सालों में। रॉयल कैफ़े नाम की एक जगह है जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग अंकल हैं। उनके पास इनफैक्ट एक बार हम गए देखने की, अच्छा कभी तो खाना पड़ेगा, और मैंने उन्हें बोला कि नहीं मुझे पसंद नहीं आई। तो उन्होंने, जब तक मुझे वो पसंद नहीं आए, उन्होंने बदल बदल के मुझे खिलाया, जब तक मैंने नहीं कहा कि हाँ अब मुझे पसंद आए। तो वही है लखनऊ आपके लिए, खाने और खिलाने में। लखनऊ वाले एकदम दिल से खाएंगे, दिल से खिलाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें करेंगे। बड़े रेस्टोरेंट्स में कम ही लोग जाते हैं अभी भी। आम आदमी हैं, छोटी नौकरियां करते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जितने बड़े शहरों में लोगों के पास है। लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खाना लखनऊ का या तो घरों में है या सड़कों पे है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश का असली खाना या तो घरों में है या तो सड़कों में है। और आगरा की बात करेंगे तो शायद पेठा और दाल मोठ की बात करना ज़रूरी है। पंछी का पेठा, अभी कुछ दिन पहले मैं लिख रही थी दाल मोठ के बारे में, अभी छपा नहीं है वो आर्टिकल, और मैंने पंछी वालों को फ़ोन किया तो उनको बहुत अचरज हुआ कि कोई पेठे के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा है, दाल मोठ के बारे में क्यों पूछ रहा है। करीब 100 साल पुराना है ये दुकान। एक दुकान है जो अभी, मेरे को अनफॉर्चुनेटली सॉरी लेकिन नहीं पता एग्जैक्टली पेठा क्यों शुरू हुआ और आगरा में ही क्यों बनता है सबसे मशहूर। पर पेठा आगरा का बहुत मशहूर है। बहुत तरह के पेठे होते हैं। पेठा एक तरह का बड़ा कद्दू जैसा फल होता है जिसको काट के उसको चाशनी में पकाते हैं। उसकी तासीर ठंडी होती है तो गर्मी में उसको बहुत खाया जाता है। और आगरा में तरह तरह के पेठे मिलते हैं। केसर वाले, अंगूरी पेठा कहते हैं जिसमें चाशनी होती है। मुश्किल है डिस्क्राइब करना, इतने सारे होते हैं। और दाल मोठ, दाल मोठ भी आगरा में जन्मी है या फ़र्रुखाबाद से आई है ये कहना मुश्किल है। फ़र्रुखाबाद एक और छोटा सा शहर है वेस्ट यूपी में। कहा जाता है 300 साल पहले वहाँ दाल मोठ बननी शुरू हुई, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस 70-80 साल पुरानी बात करते हैं। अगर आपने दाल बीजी खाई है, वो भी दाल मोठ से बहुत मिलती जुलती है। पंजाब और दिल्ली में दाल बीजी का बहुत रिवाज है। अगर आपने दाल मोठ खाई है तो फिर तो आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दाल मोठ और पेठा, अगर आगरा की बात करें तो सबसे मशहूर है वहाँ का। एक और चीज़ आगरा और मथुरा बेल्ट में बहुत फेमस है, वो है बेड़ाई की पूड़ी और खस्ते। तो बेड़ाई की पूड़ी थोड़ी सी कचौड़ी जैसी होती है, सॉफ्ट होती है। अगर आपने दिल्ली में बेडमी खाई है, बहुत सिमिलर होती है उससे, और उसको खट्टे आलू के साथ खाया जाता है। उसी तरह से वहाँ खस्ते भी होते हैं जो लखनऊ वाले खस्ते हैं। लेकिन आगरा के खाने और मथुरा के खाने में एक डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ कभी भी, मथुरा में स्पेशली, लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी नहीं होगा, क्योंकि वो कृष्ण जी की नगरी है, सात्विक खाना बनेगा, पुजारियों का खाना है। इसलिए वहाँ के खाने में कभी भी लहसुन प्याज नहीं जाएगा, और उस खाने का सारा फ्लेवरिंग एजेंट होता है हींग। हाथरस करके एक जगह है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ हींग प्रोसेसिंग होती है। हींग एक्चुअली एक रेज़न है जो अरब कंट्रीज से आता है, और कानपुर के पास, हाथरस के पास, एंड शायद एमपी में कहीं उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो हाथरस एक छोटा सा कस्बा है यूपी में, वेस्ट यूपी में,
जहाँ हींग प्रोसेस होती है और वहाँ की हींग बहुत स्ट्रांग होती है। वो हींग मथुरा और आगरा के आलू में पड़ेगी, जो कभी भी आपको यूपी के और शहरों में इतनी स्ट्रांग हींग कभी नहीं मिलेगी। तो वो बहुत अलग है। और अगर आप चाट की बात करें तो आगरा, मथुरा, वृंदावन भी पास पास ही है। यहाँ की चाट बहुत दिल्ली जैसी है। यहाँ की चाट बहुत रोबस्ट है। यहाँ की चाट में यू नो नज़ाकत कम है और बोल्ड फ्लेवर्स ज़्यादा है। उससे कुछ कुछ ख़राब या कुछ अच्छा नहीं है। वो इधर की तरफ के लोग हैं, इधर तरफ के स्वाद थोड़े बोल्ड होते हैं। लखनऊ की तरफ के स्वाद शायद मुगलों के कारण और शायद नवाबों के कारण थोड़े सटल होते हैं। लखनऊ के लोग भी थोड़े सटल होते हैं। तो इसलिए आगरा और मथुरा का खाना थोड़ा ज़्यादा रोबस्ट होता है। हालांकि अगर आप देखें मोटा मोटा तो वहाँ भी बाहर वही खाना मिलेगा। स्ट्रीट फूड में चाट मिलेगी, कचौड़ी मिलेगी, सब मिठाइयाँ मिलेंगी। सो ओवरऑल वो ही हमारा वेस्ट यूपी का भी खाना है। टुंडे कबाब गलावट कबाब कहलाते हैं, जो एकदम पतले मुंह में घुल जाने वाले। अगर आपने कभी फ्रेंच पाते के बारे में सुना हो तो वैसे होते हैं। उसकी कहानी ये है कि जब लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, जो बहुत ही खाने के शौकीन थे, जैसे लखनऊ में सब होते हैं, उनके दांत गिर गए। कम उम्र में गिर गए। अब कम उम्र में दांत तो गिर गए लेकिन शौक तो नहीं गया। तो उन्होंने अपने खानसामों को कहा कि भाई कुछ ऐसा बनाओ जो मैं खा सकूं, कबाब तो मुझे खाने ही खाने हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद उनके खानसामे ने एक ऐसा कबाब बनाया जिसमें करीब 300 मसाले पड़ते हैं। मैंने उनके परिवार से ख़ुद बात की है और वो मसाले एक टाइम में से 2-3 लोगों को ही पता होता है। समहाउ वो मसाले कभी घर की औरतों को नहीं बताए जाते, क्योंकि औरतों से वो दूसरे घरों में जा सकते हैं, बेटियों की शादी होती है एंड ऑल दैट। करीब 300 मसाले पड़ते हैं और अगर आप, और उसमें पपीते से उसको टेंडराइज़ किया जाता है। अगर आप उसको छुएंगे तो आप, मतलब वो आलू के भरते से भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और ये बात सच है। उसको टुंडे के कबाब इसलिए कहते हैं कि जो कबाबची थे, लखनऊ में लोगों को पतंग उड़ाने का बहुत शौक है। तो जो कबाबची थे वो एक दिन पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गए, उनकी एक हाथ टूट गया। तो वो टुंडे हो गए, इसलिए उनको टुंडा कहते हैं। हिंदी में टुंडे का मतलब होता है जिसके एक हाथ हो या हाथ ना हो। लेकिन वो कबाब फिर भी बनाते रहे और वो एक हाथ से कबाब बनाते रहे, और अभी उनकी 3rd या 4th जनरेशन वो टुंडे के कबाब की दुकान चला रही है। तो दैट इज़ द स्टोरी रूथ, इट इज़ द ट्रू स्टोरी। as far as I know, as far as anybody knows, it is as true as we know, and there is no other story in terms of why it is so soft. कबाब की बात से एक छोटी सी बात और बताती हूँ कि हालांकि हम बात करते हैं गलावट कबाब की बहुत ज़्यादा, पर कबाब बहुत तरह के होते हैं लखनऊ में। मैंने लिख के भी रखा था, बातों में पता नहीं चला। पसंदा कबाब होता है जो थोड़े बड़े होते हैं। काकोरी कबाब होता है जो थोड़ा सीख कबाब जैसा दिखता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कबाब होता है जो है मजलिसी, जो कबाब से ज़्यादा एक्चुअली वो इतना घुटा हुआ होता है कि वो ग्रेवी जैसे लगता है ना, रबड़ी जैसा उसका टेक्सचर हो जाता है। वो मेरा फेवरेट है। और एक होता है बोटी कबाब, जिसमें छोटी छोटी बोटियाँ, और ये सब मटन का बनता है। चिकन ट्रेडिशनली यूपी में नहीं खाया जाता था। आई थिंक नॉर्थ इंडिया में कहीं भी ट्रेडिशनली चिकन नहीं खाया जाता था। तो कबाब बहुत तरह के होते हैं यूपी में, बहुत सारी दुकानें हैं टुंडे के अलावा। देयर इज़ दिस प्लेस कॉल्ड शेखावत, जिसके कबाब बहुत मशहूर हैं। फिर एक नौशी जान करके छोटी सी जगह है, अनुभव भी गए हैं वहाँ पे, वो हमारी बहुत फेवरेट जगह है। आई थिंक व्हाट मेक्स लखनऊ बिरयानी द as perfect or as beautiful as it is, also Jagrati, sorry, not Jagrati, this is Jyoti, also no, Jagrati, sorry, Jagrati, that's the only biryani I eat. So that is another thing that I don't eat anywhere outside Lucknow, which is biryani. What makes it so beautiful is again the delicate use of spices. इतनी थोड़ी सी spices को का इतना ज़्यादा फ्लेवर, ये कारीगरी है शायद जो लखनऊ के खानसामों में है, लखनऊ के परिवारों में है, जो बहुत जगहों पे नहीं होती। आई कैन नॉट डिस, और मैं ये नहीं कह सकती कौन सी बिरयानी बेटर है या नहीं, पर जो नज़ाकत लखनऊ की बिरयानी में है, मैं कल पढ़ रही थी ये शेखावत, जिनका है शेखावत रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैंने बोला एक और कबाब की जगह है, उन्होंने बताया कि लखनऊ की बिरयानी जो असली बिरयानी है वो 2 दिन में पकती है, और
उसी से उसका जो लखनऊ की बिरयानी का मीट अगर आपने कभी खाया तो वो एकदम गिर जाता है बोन से, इतना सॉफ्ट होता है। तो शायद लखनऊ में हर चीज़ को इतना कम और इतना सोच के इस्तेमाल करते हैं, इतनी नज़ाकत से इस्तेमाल करते हैं। शायद वही सबसे बड़ी खासियत है वहाँ के खाने की और उत्तर प्रदेश के ओवरऑल खाने की। तो मुझे लगता है कि उसके अलावा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स पानी और हवा और लोगों का प्यार। मुरादाबादी बिरयानी नाजू was asking about. नाजू, मुरादाबाद जैसे अवध एक छोटा सा सूबा था नवाबों का, वैसे ही रामपुर मुरादाबाद भी एक छोटा सूबा था। और रामपुर और अवध के खाने में सिमिलैरिटी होगी इन टर्म्स ऑफ कि वो हैदराबाद से ज़्यादा लखनऊ और अवध का खाना आपस में मिलेगा। तो जो आप मुरादाबादी बिरयानी कह रहे हो वो एक्चुअली रामपुरी बिरयानी है। रामपुर अब एकदम छोटा सा कस्बा रह गया है, वहाँ का नवाबी परिवार भी आई थिंक इट्स नॉट व्हाट इट वाज, और ज़्यादातर राज परिवार के खाने अंदर ही रहते हैं उसी में, तो इसलिए वो तो बाहर शायद नहीं आया। लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो मुरादाबादी रामपुरी बिरयानी विल बी वेरी सिमिलर टू लखनवी बिरयानी, बट it will not definitely not be the same. I'll urge you to read more about the food of उत्तर प्रदेश। अगर आप जा सकते हैं जब भी जा पाएँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो अब तो यूपी बहुत आसान है पहुंचना। 2-4 जगह जो मैं रिकमेंड करूंगी जाने के लिए, ऑफ कोर्स लखनऊ, पर इलाहाबाद भी, बनारस भी, फ़तेहगढ़ के बारे में, फ़र्रुखाबाद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं पर वो भी। और एक ये बुक है, मैंने पहले भी दिखाई है, मेरी एक फ्रेंड की बुक है, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्लग, पर ये बुक एक इकलौती ऐसी बुक है जिसमें यूपी के खाने के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मेरा सपना एक दिन मैं भी लिखूंगी ऐसी कोई किताब, पर फ़िलहाल दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। I do read from it a lot, and she's an amazing writer and an amazing person who's written this. Where you can follow my food stories, you can. My name is Anubhuti Krishna. Anubhav has also put my page link up. On Instagram, I am called That Girl in Muddy Boots. I don't know why, but that's what it is. And that's where you can go and read. I can share some links. I can share my blog page, which will have a lot of stories. Thank you. Thank you so much for your time, everyone. Namaste.